नमस्कार। आज का जो विषय है कोरोना से संबंधित बीमारी और उसमें आयुर्वेद की भूमिका। जैसा हम सभी जानते हैं कि ये जो कोरोना नाम की बीमारी है वो नई है मेडिकल साइंस के लिए। तो आयुर्वेद में भी ये नाम पहले से कहीं देखने को नहीं मिलता, लेकिन आयुर्वेद में ऐसे नए रोगों के बारे में दिशा निर्देश जरूर मिलते हैं। वहां पे आचार्य ने कहा कि सर्वेसाम रोगा नाम न नाम तो अस्ति ध्रुव स्थिति, अर्थात जितने भी दुनिया में रोग होंगे उन सबको नाम से उनका उल्लेख कर पाना यह संभव नहीं। तो इसलिए जो सिद्धांत आयुर्वेद ने अपनाए वो सारे यूनिवर्सल सिद्धांत थे। और ये जो यूनिवर्स है, पूरा जगत है, तो जगत को धारण करने वाली जितनी फोर्सेज हैं वो है सूर्य, चंद्रमा और वायु। तो सूर्य, चंद्रमा और वायु इस पूरे जगत का धारण करते हैं, अर्थात इसका जो संचालन है वो इन तीन फोर्सेस के द्वारा होता है। तो ऐसे ही यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, ये जो सिद्धांत आयुर्वेद के आचार्यों ने अंगीकार किया और इस सिद्धांत के माध्यम से शरीर को भी इस पूरे जगत का एक छोटा रूप मानते हुए ये जो सूर्य, चंद्र और वायु है उनके प्रतिनिधि के रूप में शरीर में वात, पित्त और कफ, इन तीन को प्रतिनिधि मानते हुए ये तीनों इस शरीर का भी धारण करते हैं, इस शरीर का संचालन करते हैं। ऐसा यूनिवर्सल सिद्धांत स्थापित करते हुए सभी रोगों की उत्पत्ति इन्हीं तीन वात, पित्त, कफ के इम्बैलेंस से, इन तीनों में जब असंतुलन होता है तो उसके असंतुलन से होती है। और इनके लक्षणों को देख करके वात, पित्त और कफ के हम उस रोग का नामकरण और उस रोग की चिकित्सा का निर्धारण करते हैं। तो जो भी नया रोग आएगा उस नए रोग को भी इन्हीं वात, पित्त, कफ के आधार पे, वात की अधिकता है, पित्त की अधिकता है, कफ की अधिकता है, इस प्रकार से उसका विभाजन करते हुए तो जितने भी उसके चिकित्सा के उपचार हैं इन वात, पित्त, कफ के आधार पे हम उसका चिकित्सा सिद्धांत तय कर लेते हैं। यही इस कोरोना के रोग के संबंध में भी आयुर्वेद में विचार हुआ। तो विचार ये हुआ कि जैसे इसके लक्षण कोरोना के हैं तो वो आयुर्वेद में वर्णित किस रोग के नजदीक वो लक्षण बैठते हैं, तो ये विचार किया गया। फिर वात, पित्त, कफ में से किस दोष के समान उनके लक्षण हैं। तो ऐसा जब विचार किया गया तो आयुर्वेद का जो श्री कृष्ण आयुष यूनिवर्सिटी है कुरुक्षेत्र में, तो उसके विद्वान जब एक साथ आकर के बैठे और उन्होंने विचार किया कि सबसे नजदीक रोग कौन सा है जिसके लक्षण इस कोरोना के साथ बैठते हैं, तो उसका विचार करते हुए सभी ने एक मत से तय किया कि भी ये सान्निपातिक ज्वर, उसके लक्षण इसके नजदीक बैठते हैं। उसमें भी कफ की प्रधानता जिस ज्वर में रहेगी तो वो उसकी चिकित्सा का सिद्धांत हम इस कोरोना की चिकित्सा में अपनाएंगे। ऐसा करके एक सामूहिक रूप से जो निर्णय हुआ उसमें चिकित्सा के लिए महासुदर्शन काढ़ा करके एक वर्णन है। तो महासुदर्शन घनवटी लेने में आसान रहेगी इसलिए उसकी एक टेबलेट बना करके और षडंग पानीय करके एक पूरे दिन भर में गर्म पानी पीने के लिए रोगी उसका उपयोग करे। ऐसा षडंग पानीय करके भी एक योग उसमें से तय किया और ये एक प्रोजेक्ट बना करके फिर हरियाणा सरकार को भेजा। हरियाणा सरकार ने उसको अप्रूवल के लिए CCRS करके जो आयुर्वेद का सर्वोच्च चिकित्सा अनुसंधान संस्थान है तो उसको भेजा। वहां से वो वेट होकर के उसकी स्वीकृति प्रदान होकर के वापस हरियाणा सरकार को आया। तब हरियाणा सरकार ने जो 4 जिले सबसे ज्यादा प्रभावित थे कोरोना से संबंधित रोगियों के, तो वो थे गुड़गांव, फरीदाबाद, पलवल और नूंह। तो इनमें उस समय 8-8, 10-10 पेशेंट ऐसे रोगी वहां पे एडमिट थे। तो ये गुड़गांव और फरीदाबाद के जो हॉस्पिटल्स हैं उनमें जो रोगी वहां भर्ती थे तो उनको आयुर्वेद का ये जो इंटरवेंशन है ये 2 स्टेजेस के लिए हमने तय किया था।
पहली कोविड पॉजिटिव पेशेंट जो असिम्टोमेटिक पेशेंट थे, जिनको कोई लक्षण नहीं थे लेकिन कोविड पॉजिटिव टेस्ट उनका आया था। दूसरा वो रोगी थे जिनमें कोविड पॉजिटिव था और माइल्ड सिम्टम भी थे। तो माइल्ड सिम्टम ऐसे करके 2 इन स्टेजेस में हमने दवा प्रारंभ की। तो लगभग 22 पेशेंट में ये दवा वहां पे दी गई और नलहर मेडिकल कॉलेज के साथ भी समझौता इस यूनिवर्सिटी का हुआ है। तो वहां पर भी जैसे ही नए पेशेंट अब आएंगे तो उनको दवा, आयुर्वेदिक दवा उनको दी जाएगी। इसके पीछे जो सिद्धांत काम करता है कि इस प्रकार के रोग फिर से कोई नया ना आ जाए, कोरोना जैसा कोई रोग और नया ना आ जाए, तो इसके लिए आयुर्वेद में सिद्धांत वर्णित किए गए हैं कि जनपदो ध्वंस करके एक चैप्टर उसमें आता है। तो जनपदो ध्वंस में 4 फैक्टर उसमें बताए कि इनकी दृष्टि यदि हो जाती है तो वो है वायु, जल, देश और काल। तो ये जो वायु, जल, देश और काल 4 फैक्टर हैं, तो इन चारों का बिल्कुल अपने जो उनके प्राकृतिक लक्षण हैं उसके साथ अगर ये रहते हैं तो समाज में, देश में व्यक्ति को कोई रोग नहीं होता। तो जब इनकी दृष्टि हो जाती है चारों की, तो पूरे समाज में, पूरे देश में, पूरे विश्व में महामारी के रूप में कोई रोग उत्पन्न हो जाता है। ऐसे अपने यहाँ 6 ऋतुओं का वर्णन किया आयुर्वेद में। तो 6 ऋतुओं में से जैसे ही एक ऋतु समाप्त होती है और दूसरी ऋतु शुरू होती है तो दोनों के बीच में ऋतु संधि काल कहा जाता है। तो ऋतु संधि काल, उस समय में रोग होने की संभावना स्वाभाविक रूप से रहती है, क्योंकि एक ऋतु में जो सूर्य का, चंद्र का, नक्षत्रों का जो प्रभाव है वो धीरे धीरे दूसरी ऋतु आने पर पे वो चेंज होता है, उसमें बदलाव आता है। तो उसके अनुसार शरीर में भी वात, पित्त, कफ इनकी स्थिति में बदलाव आता है। अभी जो ये ऋतु थी बसंत ऋतु, तो उसके बाद ग्रीष्म ऋतु शुरू होने वाली थी। तो बसंत ऋतु का धीरे धीरे प्रभाव कम होकर के ग्रीष्म ऋतु का प्रारंभ हो रहा था। तो इस बीच में ऋतु संधि की अवस्था थी, तो कुछ रोग होना स्वाभाविक थे। तो हम ये जो ऋतु संधि पे होने वाले रोग हैं उनकी रोकथाम के लिए आयुर्वेद ने पूरी जो ऋतुएं हैं 6, उन ऋतुओं में किस प्रकार का आहार विहार किया जाए तो इसका वर्णन कर रखा है। ऐसी दिनचर्या का वर्णन कर रखा है। तो आयुर्वेद इस बात की वकालत करता है कि यदि व्यक्ति को स्वस्थ रहना है तो वो आयुर्वेद के अनुसार दिनचर्या का पालन करे, ऋतुचर्या का पालन करे और उस देश के अनुसार और अपनी प्रकृति के अनुसार आहार विहार का चयन करे। तो इसके लिए विरुद्ध आहार, व्यक्ति किन किन आहार को किस किस के साथ मिला करके ना ले, ऐसा निर्देश भी किया। तो विरुद्ध आहार का एक चैप्टर है। तो विरुद्ध आहार जैसे दूध और फल, इसका सेवन वर्ज्य है, एक साथ नहीं लेना। तो मांस और दूध एक साथ नहीं लेना। तो इस प्रकार का जो वर्णन वहां पे बता रखा है, तो ऐसे सब निर्देशों का यदि व्यक्ति पालन करता है तो वो व्यक्ति ऋतु संधि पे या ऋतुजन्य जो विकार हैं उनसे बचा रह जाता है, बच के रह सकता है। इसलिए आयुर्वेद के निर्देशों का पालन समय समय पर, जब आयुर्वेद की जो ऐसी पब्लिक के लिए लिखे गए कुछ मैसेज हैं, कुछ पुस्तकें हैं, तो उनका अध्ययन करने से व्यक्ति को समझ में आ जाता है। अब ये जो पूरा कोरोना के संबंध में जब से विचार चला और कोरोना की बीमारी ऐसे विश्व में और पूरे देश भर में फैली, तो श्री कृष्ण आयुष यूनिवर्सिटी की पहल पे यहाँ पे एक वार रूम की स्थापना की गई। उस वार रूम का उद्देश्य ये था कि जो भी इंफॉर्मेशन WHO से, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से, हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्रालय से जो निर्देश प्राप्त हो रहे थे, जो एडवाइजरी जारी हो रही थी, तो उसमें जो जो बातें लोगों तक पहुंचाने की बात की गई थी, तो उनको एज इट इज, बिना उसमें कुछ ऐड किए, वो लोगों तक सरलता से पहुंच जाए और उसकी
पुष्टि हो जाए कि हाँ ये हर व्यक्ति तक पहुंच गई। तो इसके लिए श्री कृष्ण आयुष यूनिवर्सिटी ने सामाजिक संगठनों का, धार्मिक संगठनों का और शैक्षणिक संस्थाओं का इनका सहयोग लेते हुए इस वार रूम की स्थापना की और बहुत सारे संगठनों के माध्यम से ये जो इंफॉर्मेशन थी वो पूरे देश भर में हर व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास उसके द्वारा किया गया। शैक्षणिक संस्थान जैसे यूनिवर्सिटीज हैं तो उनमें भी संपर्क किया गया। पूरे देश भर में जितने आयुर्वेदिक कॉलेज थे, आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटीज हैं, तो उनको भी इस यूनिवर्सिटी के माध्यम से संपर्क करके वो सूचना नीचे तक हर व्यक्ति तक पहुंचे, इसका एक प्रयास किया गया। हरियाणा राज्य में जब ये कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स की चिकित्सा और उसके रोकथाम की बात सामने आई तो उस समय गोवा और केरल ऐसे 2 प्रदेश पहले से कोरोना की रोकथाम के लिए प्रिवेंशन के क्षेत्र में उतर चुके थे। हरियाणा सरकार ने भी बड़े अच्छे समय पे निर्णय लिया। हरियाणा सरकार इस कार्य के लिए बहुत ही धन्यवाद की पात्र है। बहुत बहुत आभार आयुर्वेद समाज की तरफ से हरियाणा सरकार को और यूनिवर्सिटी की तरफ से उनका आभार व्यक्त करता हूं कि हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री जी और हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री इन्होंने मिलकर के निर्णय लिया कि आयुर्वेद की भूमिका कोविड पॉजिटिव पेशेंट की चिकित्सा में भी करवाई जाए। तो इसके लिए बहुत समय पे और बड़ा त्वरित निर्णय लिया गया। लगभग 6 तारीख को हरियाणा सरकार की तरफ से इन 4 जिलों में निर्देश भेज दिए गए थे कि आयुर्वेद की जो दवाई है वो भी एलोपैथी दवा के साथ साथ इन रोगियों को दी जाए। जैसा मैंने कहा कि पहली 2 अवस्थाएं कोविड पॉजिटिव असिम्प्टोमेटिक और कोविड पॉजिटिव विद माइल्ड सिम्टम्स, ऐसे 2 अवस्थाओं में आयुर्वेदिक प्रोटोकॉल जो तय की गई थी उसका इंटरवेंशन वहां पे करने के लिए कहा गया। हरियाणा राज्य पूरे देश भर में पहला ऐसा राज्य है जिसने कोविड पॉजिटिव की चिकित्सा के लिए पहल की और उसको देखते हुए अब दिल्ली सरकार ने और बाकी राज्य भी चिकित्सा के क्षेत्र में अब कुछ आगे बढ़े और उन्होंने दिल्ली में तो जो आयुर्वेदिक कॉलेज है तिबिया कॉलेज और ब्रह्म प्रकाश आयुर्वेदिक कॉलेज, उन दोनों में पेशेंट्स की आयुर्वेदिक तरीके से आयुर्वेदिक दवा से वहां पे उपचार उनका हो रहा है। तो ये बहुत अच्छी आयुर्वेद के लिए बात है और आयुर्वेद की वहां पे जो दवाई दी जा रही है उसके अच्छे परिणाम आएंगे ऐसा अपेक्षा करते हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी अपनी मन की बात और जो वीडियो कॉन्फ्रेंस उन्होंने आयुर्वेद के लोगों के साथ की तो उसमें भी उन्होंने आयुर्वेद के काढ़े और आयुर्वेद के जो भी धूपन जो भी उन्होंने उसके लिए दिशा निर्देश कहे कि इनको फॉलो करे, सारा संसार भी करे, पूरा भारत करे। तो ऐसा उनके उस संदेश से भी पूरे आयुर्वेद जगत में एक उत्साह का माहौल है और सब के सब प्रदेश में जितने आयुर्वेदिक आयुष के जितने डिपार्टमेंट हैं, आयुर्वेद के डिपार्टमेंट हैं, वो सब के सब कहीं ना कहीं पूरे जोर शोर से आयुर्वेद की चिकित्सा के माध्यम से कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स को कितना लाभ पहुंचा सकते हैं तो सब लगे हुए हैं। अपने हरियाणा में मैंने जैसे बताया कि ये जो 4 जिले हैं यहाँ पे तो ये लागू हुआ ही है। बाकी जहां भी कोविड हॉस्पिटल बनाए गए हैं हरियाणा सरकार के द्वारा तो उन सब में हमारी बातचीत हुई है। उन सब ने हाँ की है कि यहाँ पे भी आयुर्वेदिक दवा हम इसी पैटर्न पे देंगे। तो जैसे ही वहां पे नए पेशेंट अब आएंगे तो उन नए पेशेंट्स को आयुर्वेदिक दवा वहां भी शुरू हो जाएगी, ऐसी बातचीत हुई है। आप सभी जो श्रोता हैं उन सब के लिए भी कुछ करणीय बिंदु हैं। जैसा पूरी एडवाइजरी जहां से भी जारी हुई है, WHO के द्वारा हुई हो या फिर केंद्र सरकार से या अपने अपने राज्यों से जो एडवाइजरी जारी हुई है तो उसके अनुसार सोशल डिस्टेंसिंग जैसे है, लॉकडाउन की पोजीशन में घर में रहना है, तो इन सब बातों को हम
बिल्कुल शब्दशः उसका पालन करें और सरकार को और समाज को पूरी मदद करें कि ये जो कोरोना रोग है वो ज्यादा ना फैल पाए, कम से कम लोगों तक, जहां तक उसकी पहुंच हुई है अभी तक, तो वहीं तक वो सीमित रहे। तो इस प्रयास में हम सब भी अपना योगदान उन दिशा निर्देशों का पालन करके करेंगे और घर पे रहते हुए सादा भोजन अपना ग्रहण करेंगे। तो इन सब बातों के साथ मैं अपनी बात पूरी करता हूं। और सभी जो संगठन और धार्मिक संगठन, उसमें स्वदेशी जागरण मंच प्रमुख रूप से शामिल हुए थे, तो उन सब का मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस पावन कार्य में अपना सहयोग दिया और पूरे देश भर में इस कोरोना से बचने के जो निर्देश थे उनको पहुंचाने का एक पावन कार्य किया है। एक बार फिर से स्वदेशी जागरण मंच का हृदय से बहुत बहुत आभार, और मुझे यहाँ अपनी बात रखने का मौका दिया उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी श्रोतागण को मेरी तरफ से फिर से स्वस्थ रहें, सभी निरोगी रहें और इस कोरोना महामारी से बच के रहें, सारे दिशा निर्देशों का पालन करें। इस बात के साथ मैं अपनी बात पूरी करता हूँ।